नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। देखिए, भीख मांगना किसी भी प्रगतिशील समाज में प्रगतिशीलता का सूचक नहीं हो सकता है। हालांकि हर एक समाज, हर एक देश इस समस्या को यहाँ पे दूर करने का प्रयास करता ही करता है। और इसी में देखा जाए यहाँ पे तो भारत सरकार के साथ साथ एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के दो शहर जिसमें इंदौर और भोपाल भी शामिल है, वहाँ के जिला कलेक्टरों के द्वारा एक बहुत बड़े मात्रा में मुहिम चलाया गया कि कैसे इसको यहाँ पे रोका जाए, कैसे इसको यहाँ पे ख़त्म किया जाए। इसके तहत उन जिला कलेक्टरों द्वारा भीख मांगने, दान देने और भिखारियों से कोई भी सामान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भी भिखारी मुक्त अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिसका टारगेट है कि 2026 तक भारत में पूरी तरीके से भिक्षावृत्ति को ख़त्म करना है, भिखारी मुक्त करना है। हालाँकि यह टास्क काफ़ी एक तरीके से चैलेंजिंग होने वाला है। अभी वर्तमान में यहाँ पे बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत में लगभग 4.13 लाख भिखारी और आवारा लोग हैं। हालाँकि मेरे ख़्याल से यह जनसंख्या अब अभी भी काफ़ी कम है, चूँकि भारत में लगभग अभी देखा जाए तो 1.4 बिलियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन ये डेटा है 2011 के अनुसार। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अभी भी देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक भिखारी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और तब जाके यहाँ पे बिहार में, जो कि यहाँ पे तीनों को ही देखा जाए तो एक बीमारू स्टेट में ही यहाँ पे काउंट किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं कि भीख मांगने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। चूँकि यहाँ पे मध्य प्रदेश के द्वारा लगाया गया, इंदौर और जो भोपाल है उसके डीएम के द्वारा लगाया गया। तो देखिए, इसमें 2 कारण दिया गया है। नंबर 1 है यहाँ पे यातायात सिग्नल, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल पे। आम तौर पे ये देखने के लिए मिलता ही मिलता है, जो भिक्षावृत्ति देखेंगे तो अधिकतर इन्हीं सारे जगहों पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जब भीड़-भाड़ होगा यहाँ पे तो समस्या भी आती है, जैसे कि यातायात में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा लोगों की समस्याएँ होगी, दुर्घटना भी यहाँ पे हो सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ-साथ देखा जाए तो उन जो अधिकारियों के द्वारा जो भी डीएम लोगों ने यहाँ पे इतना बड़ा एक्शन लिया हुआ है, तो उनसे यहाँ पे बात किया गया तो उनका यही कहना था कि बहुत सारे भिखारी अन्य राज्यों से आते हैं। जब अन्य राज्यों से आते हैं, किसी कारण से यहाँ पे आते हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे जो भिखारियों का जो आपराधिक रिकॉर्ड होता है या इसके अलावा अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, तो क्या करते हैं कि एक स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे स्टेट में बिल्कुल ही मतलब भिखारी का रूप लेके भिक्षावृत्ति करने लगते हैं। इससे देखिए समस्या आएगी ही आएगी, और वो सबसे बड़ी समस्या होती है लॉ एंड ऑर्डर की। तो इन अधिकारियों का यही कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हमेशा से बनी रहती है, चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे रहता ही रहता है। इसीलिए इसे रोकने के लिए इस तरह का कड़ा एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है। अब यहाँ पे इसमें कुछ कानूनी कार्रवाई भी है, जो कि आप एग्ज़ाम में या फिर प्रीलिम्स वगैरह में यहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जो धारा है 163, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अभी इसमें चेंज भी किया गया था 2023 में। अब इसमें बताया गया है कि जो भी जिला मजिस्ट्रेट है, उप विभागीय मजिस्ट्रेट है, कार्यकारी जो भी मजिस्ट्रेट है, इनको किसी भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और संभावित खतरे को रोकने के लिए तत्काल आदेश जारी करने का इस एक्ट के तहत, इस धारा के तहत यहाँ पे इनको अधिकार होता ही होता है। और ये जब यहाँ पे आदेश एक बार अगर दे देंगे तो इसको किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी समूह पर इसको यहाँ पे व्यापक तौर पे लगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर इन आदेशों की अवहेलना किया जाए तो दंडात्मक कार्रवाई ही होगी। और ये दंडात्मक कार्रवाई इसी के तहत होगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत ही यहाँ पे किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का पालन नहीं करता है तो दंड का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें कुछ दंड का प्रावधान किया गया है, 6 महीने तक की जेल, अदरवाइज 2500 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलावा यदि उल्लंघन से किसी की जान, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है तो सज़ा इसमें बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 वर्ष तक की जेल और अंततः यहाँ पे 5000 तक का यहाँ पे जुर्माना हो सकता है। इसमें बताया गया है कि ये जो आदेश है इसकी अवधि को और विस्तार दिया जा सकता है, जैसे कि अधिकतम 2 महीने तक इसको प्रभावी रखा जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। राज्य सरकार इसको बढ़ा के
अधिकतम 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि स्थिति बनी रहती है तो नए आदेश जारी कर इन्हें पुनः लागू किया जा सकता है। इसमें एक धारा का नाम है ठीक-ठीक वैसे ही जैसे कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी प्रावधान। चूँकि इतने व्यापक स्तर पे सोचिए इतने बड़े मात्रा में लाखों की संख्या में जहाँ पे भिक्षावृत्ति हो रही है, तो क्या अभी तक कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं किया गया? क्या कोई ऐसा कानूनी एक्शन नहीं लिया गया? इसके भी बारे में जान लीजिए। तो देखिए नंबर 1 यहाँ पे बताया जा रहा है औपनिवेशिक कानून। इसके तहत 1871 के यहाँ पे आपराधिक जनजाति अधिनियम में यहाँ पे मतलब इसको लाया गया था। इसमें साफ-साफ बताया गया था 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम में खानाबदोश जनजातियों को यहाँ पे पूरी तरीके से अपराधी घोषित कर दिया गया तथा उन्हीं लोगों को जो खानाबदोश समझ रहे हैं ना यहाँ पे जो घुमंतू लोग हैं एक जगह से दूसरे मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो लोग घूमते रहते हैं, तो उन्हीं को आवारागर्दी और भीख माँगने से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे जोड़ दिया गया। फिलहाल देखा जाए तो भारत में भी अभी आज़ाद भारत में इस प्रकार का कोई केंद्रीय कानून नहीं है जिसको सरकार ने बड़े स्तर पे यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन देखा जाए तो जो वर्तमान कानूनी जो ढाँचा है, इसी के अनुसार भारतीय संविधान संघ और राज्य सरकार दोनों को यहाँ पे समवर्ती सूची जिसका यहाँ पे मेंशन किया गया है सूची 3rd प्रविष्टि 15 के तहत आवारागर्दी जिसमें भिक्षावृत्ति भी शामिल है खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। अब ये इसी के तहत यहाँ पे देखेंगे तो आगे अभी एक ठीक है बॉम्बे एक्ट भी आएगा उसी के तहत इसको हम लोग और डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की 9वीं प्रविष्टि में शामिल किया गया है जिसे इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है विकलांगों और बेरोजगारों की राहत को राज्य का विषय यहाँ पे बताया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है जब स्टेट का यहाँ पे विषय बताया गया है तो स्टेट इसको समाधान करने के पूरी तरीके से प्रयास करेगी। जैसे कि यहाँ पे बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 पर आधारित देखिए एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि जब से इसको लाया गया बहुत सारे राज्यों ने इसी को आधार बना के कुछ न कुछ यहाँ पे देखेंगे तो भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया जिसे कि अभी एक बड़ा एग्जाम्पल के रूप में सामने आया है निकल के मध्य प्रदेश। अब इसमें देखेंगे तो कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 पर या फिर 1959 के आधार पर अपने अपने राज्यों में कानून भी बना लिए हैं। यह भारत में भिक्षावृत्ति रोकने का देखा जाए तो सबसे पहला कानून ठीक है इसे माना जाता है और इसको कुछ पुराने कानूनों में जैसे कि बंगाल आवारागर्दी अधिनियम 1943 का और कोचीन आवारागर्दी अधिनियम 1945 के प्रावधानों को भी इसमें यहाँ पे शामिल किया गया है। इस कानून का जो उद्देश्य है जैसे कि सड़कों को भिखारियों, कुष्ठ रोगियों और मानसिक रोगियों से यहाँ पे पूरी तरीके से मुक्त रखना था जिससे उन्हें विशेष संस्थानों में भेजा जा सके क्योंकि इससे समस्याएं आती हैं बाकी लोगों को समस्याएं आती है। इसके अलावा इसमें अधिनियम की धारा 10 के तहत बताया गया कि मुख्य आयुक्त को असाध्य रूप से असहाय भिखारियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार था। जो भी असहाय लोग हैं उनको यहाँ पे रखा जा सकता है अनिश्चित काल तक। ये बहुत खतरनाक है जैसे कि दंडात्मक प्रावधान किया गया इसमें 10 वर्ष तक। अब जो भी भिखारी को 10 वर्ष तक ठीक है मतलब जो भी कारावास है जेल वगैरह में इसको यहाँ पे रखा जा सकता है संस्थान के हिरासत में इसको रखा जा सकता है। ये सब किस लिए किया जा रहा है यहाँ पे ध्यान रखिएगा भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि देखेंगे तो जो भी ये सब राज्य काम कर रहे हैं क्योंकि भारत पूरा का पूरा संविधान से चलता है और संविधान के संरक्षक के तौर पे बिल्कुल ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऊपर मौजूद है तो उसने इसकी कुछ न कुछ देखेंगे ठीक है तो क्रिटिसिज्म भी किया है जैसे कि अ, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है तो दोनों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। भिक्षावृत्ति पर न्यायिक निर्णय देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में फैसला सुनाया कि जो बॉम्बे अधिनियम का ये ठीक है मनमाना है। देखिए लाया कब गया था उसको तो 1959 में और 2018 में ये फैसला कौन दे रहा है दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पे दे रहा है कि यह मनमाना है और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का पूरी तरीके से उल्लंघन करता है जिससे गरीबी को जो गरीबी है चूँकि गरीबी की वजह से ही यहाँ पे ये सब भिक्षावृत्ति वगैरह आ रही है तो गरीबी को अपराध घोषित किए बिना उसका समाधान करने के महत्व पर जोर दिया जा रहा है कि भाई गरीबी नहीं है जो भिक्षा मांगने जा रहे हैं चूँकि वो तो गरीब ही लोग हैं
तो भाई उसी को क्या करो, पूरी तरीके से ख़त्म करो। रूट जो कॉज है वो कोई यहाँ पे समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, जो कि वो क्या है यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा वो यहाँ पे गरीबी है। इसके अलावा यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 91 ए का और 21 का, जो कि हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, ये उसका भी उल्लंघन करता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की सुरक्षा को मतलब कहीं न कहीं प्रावधान करता है। आगे चल के जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सार्वजनिक स्थान से भिखारियों को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभिजात्यवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा। अभिजात्यवादी का मतलब सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, कि अमीरों के लिए, चूँकि रोड में चल रहे हैं, मंदिरों में चल रहे हैं, पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेसों पे यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोग चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी एक जो है ना मतलब अभिजात्यवादी जो दृष्टिकोण है, जो पहले से जो चला आ रहा है, तो उस चीज़ को अब उन पे थोपा नहीं जा सकता है कि भाई इनके लिए, इनकी फैसिलिटी के लिए उनको हम पूरी तरीके से बैन कर दें। तो यह नहीं अपनाएगा, जो एक सामाजिक और आर्थिक समस्या बन के उभरा हुआ है। इसमें खुद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहते हुए नज़र आ रहा है, चूँकि ये सब मामला डीपीएसपी का है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का है, तो अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान तो किया ही किया गया है कि हर एक जो स्टेट है उसको यह अधिकार दिया गया है कि यह जो स्टेट है अपने राज्यों से गरीबी को पूरी तरीके से ख़त्म करे। राज्य की जिम्मेदारी है कि डीपीएसपी के तहत वह विकलांग और बेरोजगारों को पुनर्वास के लिए, गरीबी के लिए जितना हो सके आवश्यक कदम उठाए। भिखारियों के लिए यहाँ पे किया जा रहा है यहाँ पे कल्याणकारी पहल। हालाँकि देखेंगे यहाँ पे तो कुछ राज्यों के द्वारा किया भी गया है, और सबसे बड़े मात्रा में मैंने आप भी आपको बताया हुआ था कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। राज्य का चूँकि देखिए एक वोट बैंक बहुत बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर होता है। भिखारियों का वैसा कोई बहुत एक्चुअल डेटा भी नहीं है, कौन भिखारी है, कौन भिखारी नहीं है। इसके अलावा वोट शायद ही भी देते हैं, तो नेताओं का इन पर ध्यान नहीं रहता है। तो राज्यों के द्वारा कुछ खास पहल नहीं है। अभी मध्य प्रदेश यहाँ पे सामने आया ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन वो भी बैन करने के लिए, ना कि उसके रूट कॉज को हटाने के लिए। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में मानसिक बीमारी से ग्रस्त ऐसे बंदियों की देखभाल के लिए कुछ प्रावधान है जो बेघर है, जिनका कोई घर नहीं है या समुदाय में भटकते पाए जाते हैं। आगे चल के वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने के बजाय पुनर्वास पर ध्यान दिया। देखिए यहाँ पे कितना शानदार इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, कि भीख मांगने को अपराध करने के बजाय पुनर्वास पर यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे ध्यान दिया गया, जो बहुत ही काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आगे चल के यहाँ पे इसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2022 में स्माइल योजना शुरू की गई। देखिए कितना शानदार स्कीम है यहाँ पे स्माइल, और स्माइल उन्हीं लोगों को आएगा जिनकी समस्याएं यहाँ पे ख़त्म होगी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 2026 तक भिखारी मुक्त भारत को यहाँ पे करना है, भिखारियों से मुक्त करना है भारत को। और ये सिर्फ और सिर्फ बैन करने से नहीं होगा, बल्कि एक अल्टरनेटिव ऑप्शन, चाहे उनके प्रवास हो गया, रोज़गार हो गया, एजुकेशन हो गया, जो उनकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको देने के बाद होगा। 2024 तक इस योजना के तहत 970 भिखारियों को, जिसमें 352 बच्चे इसमें शामिल हैं, तो इतने लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा देखिए कितने सारे, लगभग 4.3 के आसपास, 13 के आसपास यहाँ पे भिखारी लोग हैं, और अभी महज 970 भिखारियों का ही यहाँ पे पुनर्वास किया गया है। तो अभी भी देखा जाए तो धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, अभी भी यहाँ पे बहुत अधिक ठीक है स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत में भीख मांगने का प्रचलन क्यों है? तो मैं बार-बार बोलता हूँ, देखिए कोई भी जो समस्या है ना यहाँ पे, उस समाज में मौजूद लोगों की सबसे बड़ी कमी को इंडेक्स करता है, असमानता को यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे कमी करता है। जो भी रिसोर्सेज़ है, रिसोर्सेज़ का सेंट्रलाइज़ को यहाँ पे इंडिकेट करता है। इससे बहुत सारे फैक्टर होते ही होते हैं। जैसे कि अगर रखा जाए आर्थिक कठिनाई में, जिसमें गरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और आय के साधनों की कमी हो रही है। अब ऐसे में देखिए होता क्या है कि जो भी यहाँ पे हाशिए पर पड़े हुए जो लोग हैं, उनके बीच गाँव से शहर की ओर पलायन
होने लगता है, आम तौर पे हमें देखने के लिए मिलता ही मिलता है। अब गाँव से शहरों की ओर पलायन होगा, तो शहरों में तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे कई सारे लोग रोज़गार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वे अपने आजीविकों को चलाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कई बार देखेंगे तो वे भीख माँगने पर मजबूर हो जाते हैं। कोविड वगैरह में बहुत हमने देखा हुआ था ये सारी चीज़ें। दूसरा है यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जिसमें अशिक्षा, भेदभाव, अनाथ और बेसहारा लोग होते हैं। ये सब देखने के लिए मिलता ही मिलता है। इसके अलावा इसमें सामाजिक में अगर हम लोग जाति व्यवस्था को जोड़ दें, जाति प्रथा को जोड़ दें, तो जाति व्यवस्था ने कुछ समुदाय को देखा जाए तो बहुत हिस्टोरिकल दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, जिनके पास उनके मतलब सीमित अधिकार रह गए हैं। शुरू से ही यहाँ पे जो कास्टिज़्म सिस्टम को उनके काम से यहाँ पे जोड़ दिया गया कि अगर ये इस जाति का अगर व्यक्ति है, इस जाति का लोग है, तो वही काम करेगा। ये आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इसमें कुछ वंशानुगत व्यवसाय भी माना गया, जैसे कि नट है, इसके अलावा बाजीगर है, सेंस है, ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी भी ये आपको घुमंतू ही दिखाई देंगे। अभी भी उनको उनको वेल स्टेबलाइज़्ड पुनर्वास यहाँ पे नहीं किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता, जिसमें विकलांगता, मानसिक रोग है, नशे की लत है, ये सारी एक्टिविटी तो यहाँ पे दिखा रही है कि स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाओं का अभाव हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए सब सारी समस्याएँ यहाँ पे आ रही है। कई मानसिक रूप से बीमारी मतलब जो बीमार व्यक्तियों को यहाँ पे उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है, तो और वे जीवित रहने के लिए भीख माँगने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हो जाते हैं। इसको अगर सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो फिर वो समस्या आएगी ही आएगी नहीं। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा, जिसमें बाढ़, सूखा और भूकंप, इन जगहों पे भी आपको बहुतायत रूप में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सोचिए, अचानक जो व्यक्ति जो राजा था, राजा से पूरी तरीके से रंग हो गया। मतलब अर्श से फर्श में आ जाना इसी को कहते हैं, और जब समस्या इस तरह का होती है, तो व्यक्ति फिर भीख माँगने के लिए मजबूर हो जाता है। लास्ट यहाँ पे संगठित भीख माँगने का गिरोह है। देखिए, यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। इससे आप लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कई सारी मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि बच्चों से देखेंगे यहाँ पे तो अलग-अलग एक्शन करके भीख मँगवाया जाता है। बच्चों को इतनी मजबूर तरीके से, मतलब वो इतना उनको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करके भीख मँगवाया जाता है कि आप देख के उनको देने लगते हैं। तो ज़रूरी है रूट कॉज़, उनके जो गिरोह है, जो उनका जो स्कैम है, मेन व्यक्ति को यहाँ पे पकड़ा जाए। और ये सब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी हो रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे हो रहा है, तो उसका समाधान करने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। कई बार देखेंगे तो शिशुओं को देखते होंगे मरहम पट्टी लगा के अक्सर बीमार दिखाया जाता है, ताकि लोगों की सिम्पैथी हासिल की जाए, कुछ उनको यहाँ पे धन मिल पाए। तो ये सब चीज़ यहाँ पे किया ही किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे भीख माँगने का समाज पर क्या प्रभाव है? देखिए, टॉपिक आप लोगों को बहुत हास्यास्पद लग रहा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद समझ में आएगी कि कहीं न कहीं दिन-रात जो हम देखते हैं इन्हें, ठीक है? वो हमारी कमियों की वजह से कहीं न कहीं उसमें हम भी इनडायरेक्टली शामिल हैं। ये सब चीज़ें है हमारे समाज में पनप रही है, फैल रही है। तो भीख माँगने का सामाजिक जो प्रभाव है, नंबर 1 देखा जाए तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो कि हमेशा समस्या है। बोलते हैं ना, एक एक जो खराब मछली, एक गंदी मछली पूरी तालाब को गंदा कर देगी। तो ये वही चीज़ है, चूँकि इनके पास रिसोर्सेज़ की कमी है, हेल्थ इनके पास नहीं है, एजुकेशन इनके पास नहीं है, सैनिटेशन इनके पास नहीं है, तो समस्या आएगी क्या, आएगी? नहीं आएगी, एकदम आना ही आना है। भीख माँगने वाले स्थानों पर देखेंगे तो अक्सर स्वच्छता की कमी होती है, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं, और बीमारी जब फैलेगी, पूछ के तो नहीं आएगी, ये अमीरों का घर है, गरीबों का घर है, वो फैलने लग जाएगी, और फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें हम और आप दोनों लोग प्रभावित होंगे। इसके अलावा यहाँ पे अपराध और शोषण है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का पेट खाली है, जिसका पेट अगर भर नहीं रहा है, तो वो तो किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये चीज़ हमें दिखाई देता है, ख़ासकर ठीक है, झुग्गी-झोपड़ी वगैरह में देखेंगे तो बड़े मात्रा में दिखाई देता है। कई सारे जगह ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी अगर दिखाई देती है, तो कहीं न कहीं उसमें सामाजिकता की कमी है, समाज की कमी है। पर्यटन और शहरी स्थानों में भी हमें दिखाई देता है। जैसे कि सपोज़ करिए कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अगर बड़े मात्रा में इस तरह से लाइन लगा के बैठ जाए भिखारी के लोग, ठीक है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो क्या हमारा देश का कभी भी एक अच्छा इम्पैक्ट उन लोगों पे जाएगा? कभी भी ये जा ही नहीं सकता है।
मानवाधिकार उल्लंघन, ये भी एक बहुत बड़ा कॉर मतलब रूट कॉज के रूप में मैं देखता हूँ, ठीक है। मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कई भिखारियों को वैकल्पिक पुनर्वास के बिना भीख मांगने विरोधी कानूनों के तहत यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। स्टार्टिंग में हमने देखा 10-10 साल तक जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सोचिए, ठीक है, मतलब उनको कोई भी फंडामेंटल राइट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। 10-10 साल तक उनको जेल में रखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे उल्लंघन है। भिखारी की परिभाषा में देखा जाए तो अभी भी जो औपनिवेशिक युगों के पूर्वग्रहों को शामिल किया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि नहीं उसका घर नहीं है, चलो जेल में डाल दो। उसका कोई समाज नहीं है, चलो उठा के यहाँ पे जेल में डाल दो। बहुत गरीब है, चलो उठा के यहाँ पे जेल में डाल दो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं, आज भी हमें दिखाई देती हैं। और ये कानून देखेंगे तो कभी-कभी अप अधिकारियों को गरीबों या शहरी सौंदर्य के साथ-साथ असंगत समझे जाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की यहाँ पे शक्ति दे देता है। लास्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, समस्या को आप ठीक कर दीजिए, ठीक है? समाधान अपने आप यहाँ पे हो जाएगा। भीख माँगने वाले गिरोहों से निपटना, इस इन पे तो यहाँ पे सख्त एक्शन लेने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस, गैर सरकारी संगठन, ठीक है, बहुत सारे एनजीओ ने या फिर बाल कल्याण संगठनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता जो कि यहाँ पे बीएनएस को जो लाया गया है 2023 में, इसके तहत भीख मांगने वाले गिरोहों को ख़त्म करने के लिए तस्करी विरोध कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन कर रहा है। शोषणकारी भीख मांगने वाले गिरोहों को यहाँ पे दंडित भी किया जा रहा है। इसके अलावा मेन जो चीज़ है कि जो भी लोग इस पे इन्वॉल्व है, तो वैसे नहीं कि उनको डायरेक्ट यहाँ पे जेल में डाल दिया जाए। जेल से अच्छा जो विकल्प है यहाँ पे जो लोग भिक्षावृत्ति में शामिल हैं, उनका पुनर्वास किया जाए। उनको यहाँ पे मौका दिया जाए यहाँ पे। जेल भरो आंदोलन यहाँ पे हमें नहीं चलाना है। दूसरा है यहाँ पे सामुदायिक जो संवेदनशीलता है यहाँ पे, जैसे कि भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करने के नुकसान के बारे में जागरूकता को यहाँ पे बढ़ाना है यहाँ पे। और विश्वसनीय धर्मार्थ संस्थाओं और सामुदायिक परियोजनाओं के लिए दान को बढ़ावा भी देना है, ताकि उनके माध्यम से वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी रोटी कपड़ा मकान है, उन भिक्षावृत्ति जैसे एक्टिविटी में जो भी लोग शामिल है उन तक यहाँ पे वो फैसिलिटी पहुँच पाए। तीसरा है यहाँ पे शहरी नियोजन और बेघरों के लिए यहाँ पे सहायता। बेहतर सुविधाओं के साथ सरकार द्वारा संचालित रात्रि आश्रयों की संख्या में बढ़ानी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए, ताकि उनको भी वो सारी फैसिलिटी मिल पाए। रोटी कपड़ा मकान में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो भी बुनियादी ढांचा है जीने के लिए वो उनको मिल पाए। भिखारियों को समाज में एकीकृत करने में सहायता के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे नीतिगत ढांचा, ये भी बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी और सामाजिक जो बहिष्कार है, अगर इससे उनको मुक्त कर दिया जाए, ये भी है ना, सामाजिक सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। कई बार लगता है कि नहीं इसको बीमारी है, गंदा है, इसके पास घर नहीं है, तो इसको बहिष्कृत कर दो। ये ऐसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमें भी अपना माइंडसेट यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। भिक्षावृत्ति की जटिल प्रकृति को उजागर करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि इनका समग्र समाधान किया जाए, जो भी इनकी समस्याएं उनको यहाँ पे सुना जाए। और लास्टली यहाँ पे स्थानीय साझेदारी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय साझेदारी इसीलिए ज़रूरी है कि अस्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए जो भी यहाँ पे स्थानीय साझेदारी होगी, चाहे वह व्यवसाय हो गया, उद्योग हो गया। सपोज करिए कि अभी 10 बच्चे हैं भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व है, तो अगर स्थानीय साझेदारी रहेगी तो इनको ईजिली रूप में, ठीक है, या तो कोई स्किल पे लगा सकते हैं, एजुकेशन में लगा सकते हैं, जो इनके लायक काम है वो यहाँ पे इनको दे सकते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे स्थानीय साझेदारी पूरी तरीके से मौजूद हो। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा एक अच्छा खासा मटेरियल मिल गया होगा इस पे लिखने के लिए, ठीक है। आसानी से आप 200-400 शब्द में लिख सकते हैं। ऐसे मीन्स इन सारी चीज़ों की यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ फैक्ट है पीटी में, इसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का सिंपल सा प्रश्न है, किस राज्य ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। और देखिए आने वाले दिनों में बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब ये क्लासेज जो है मेरी पूरी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। जो भी क्लासेज बची हुई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, वो सारा चीज़ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। पूरा का पूरा उसका मटेरियल, टेस्ट बुक भी यहाँ पे आने वाला है। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। इन फ्यूचर आने वाले दिनों में आपको इस चैनल से बहुत अधिक लाभ मिलने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।
पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें।